गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंटरव्यू को लेके है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम डाटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो हम कई सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, जिसमें से एक मेथड हमारा है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है कि आप जब सर तो होता क्या है कि बेसिकली जब आप किसी भी अदर पर्सन से बात करते हैं तो उसमें हमारे बीच जो कन्वर्सेशन होती है तो उसमें हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सामने वाले इंसान से बात करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पर्पज़ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमारा मोटिव क्या है उस इंसान से बात करने का। तो इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है कि हम किसी टॉपिक को सेलेक्ट करके या कोई सोशल प्रॉब्लम है या किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम के लेके हम किसी पर्सन से बात करते हैं, उससे हम जब डाटा कलेक्शन करते हैं फेस टू फेस बात करके, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हमारा जो मेन जो उसका गुण है वो है पर्पसफुल कन्वर्सेशन, कि अगर आपका कोई पर्पस नहीं है तो आपका वो इंटरव्यू क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद जो इसकी विशेषताएं हैं इंटरव्यू की, तो उसमें जब हम इंटरव्यू करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, तो उसकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि जिसके आधार पे हम अपने इंटरव्यू को या जिसके आधार पे हम किसी भी पर्सन से बात करने में उसको बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो गुण है वो है आपका इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, कि जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसमें जब आप इंडिविजुअलिटी को आधार बना के जब आपसे फेस टू फेस बात करते हैं तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसके बिहेवियर को, उसके बॉडी लैंग्वेज को भी जज कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो वो आंसर कर रहा है वो एक्चुअल में उसके जो माइंड सेट में या उसके माइंड में चल रहा है उससे मेल खाता है या नहीं खाता है। ठीक है ना। उसके बाद जो आपका आता है इक्वल स्टेटस, कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं और जहां आप एक इंटरव्यू साक्षात्कारकर्ता के रूप में बैठे हुए हैं तो आपका जो स्टेटस होता है वो इक्वल होता है। कि आप किसी फील्ड में गए, फील्ड में अगर सपोज आप किसी गांव में गए या आप किसी ऐसे इस इलाके में गए, ऐसी बस्ती में गए जो क्या है गरीब है, या फिर आप मलिन बस्ती में गए, या आप किसी ऐसे एरिया में गए जहां अगर आप वैश्यावृत्ति पर इंटरव्यू के द्वारा डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपका जो स्टेटस होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं दूर बैठे और आप उसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हो कि जिससे वो क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए। तो उसमें आपको स्टेटस भी क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ताकि इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति है उसको ये लगे कि हम जो सूचना दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल होगा, ना कि आप उसके जो वो सूचना दे रहे हैं उसका उपयोग उसी के खिलाफ ना करें। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप जो इंटरव्यू है आपका, आप उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक रोड मैप बना के चल रहे हो और उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हो। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आपको कई बार जो क्वेश्चंस है आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐड करने होते हैं। अगर आपके इंटरव्यू में या आपके क्वेश्चनर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जो इसका लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिटन बाय द इंटरव्यूअर, कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, कि क्या होता है कि कई बार जैसे हम क्वेश्चनर में देखते हैं, क्वेश्चनर में हम एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के भेज देते हैं और वहाँ से हमारे पास उसके आंसर्स आते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो क्वेश्चनर को भरने वाला इंसान है वो उसमें बायसनेस दिखा सकता है। वो हो सकता है कि उसमें किसी चीज़ से किसी भावना से ग्रस्त होके या किसी माइंडसेट से ग्रस्त होके या किसी भी चीज़ के प्रभाव में आकर वो अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, आंसर को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जब इंटरव्यूअर क्या होता है कि सामने बैठ के क्वेश्चनर को या शेड्यूल को भरता है या आंसर्स को लिखता है, तो वो जिस माइंडसेट से इंटरव्यू लेने गया है वो उसी माइंडसेट से आंसर को भी भरेगा, जिससे मैनिपुलेशन या जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़राब होने की गुंजाइश कम रहती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इसमें हमारे जो इंटरव्यू है तो उसमें हमेशा अल्टरनेट होते हैं, कि जैसे आपका स्ट्रक्चर्ड है, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड है, उसके बाद आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, उसके बाद अनस्टैंडर्डाइज्ड है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर्स
सोलिटरी, पैनल, पर्सनल, इम्पर्सनल, ठीक है ना। तो इसमें होता है क्या है कि जैसा आपका जो पहला वाला है उसमें जो आपका इंटरव्यू होता है वो एक तरीके से उसका एक रोड मैप फिक्स होता है कि आपको कि कौन सा स्टेप कब लेना है। अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हो तो आप किसी भी सिचुएशन में बैठो, आपको पता है कि मेरे को अभी ये क्वेश्चन पूछना है, इसके बाद मेरे को ये वाला क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद मुझे अदर क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। तो उसमें आपका एक रोड मैप फिक्स होता है। जैसे आप सीढ़ी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, उसी तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है इसमें भी आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हो। जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है इसमें क्या होता है कि आप कोई भी रोड मैप आपका फिक्स नहीं होता। आपने सिचुएशन को जज किया, आपको पता चला कि सामने वाला आपके क्वेश्चन से प्रभावित हो चुका है या वो इतना आप पे ट्रस्ट कर चुका है कि वो अब जो उसके पर्सनल जो व्यूज़ हैं वो सामने रख सकता है। तो आप उसमें क्वेश्चनर की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको चेंज कर सकते हो। आप उसको जो क्वेश्चन आप सोच रहे थे कि उसको लास्ट में पूछा जाए, आप उसको पहले पूछ सकते हो, क्योंकि आपने ऐसा माहौल या ऐसा एनवायरनमेंट उसको दे दिया है कि जिससे वो क्या कर सकता है, आराम से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर दे सकता है। उसके बाद आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इन दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं कि आपके पास एक रोड मैप तो होता है, लेकिन आप उस रोड मैप को बीच में कभी भी चेंज कर सकते हो। आप उसी के थ्रू जाते हो, लेकिन आप कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चंस की क्या बनाते हो, प्रकृति सेट करते हो कि आपने सामने वाले से पूछा कि आपको इस विषय को लेके आपका क्या सोचना है। उसमें आपके आंसर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, या तो आपको हाँ या ना, या आपको नहीं पता। आप सिर्फ इसी फॉर्म में क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं कि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें यूज़ करते हैं कि आपने सिर्फ किसी भी विषय पे उनकी हाँ या ना को पूछना है। जैसे आपने ये पूछ लिया कि इस बार देश में कौन सी पार्टी जीतेगी, तो उन्होंने बोल दिया कि क्या आप सोचते हो कि बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि हाँ, सामने वाले ने कहा कि आपको लगता है कि बीजेपी जीत सकती है, उन्होंने कहा ना। तो उन्होंने फिक्स आंसर क्या कर रखे हैं, दिए हुए हैं। लेकिन जो आपका सेकंड वाला है जो मेथड है, उसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन का जो नेचर होता है उसमें वो आपके व्यूज़ पूछता है। वो जानना चाहते हैं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हो, ठीक है ना। कि आप किसी भी चीज़ को लेके आप पूछ सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पर जो देश की पॉलिटिक्स है, जो नेशन की पॉलिटिक्स है, वो किस दिशा में जा रही है। तो हो सकता है कि कोई किसी भी विचारधारा को हो तो उस पर अपना ओपिनियन रख सकता है कि हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि इस टाइम की पॉलिटिक्स उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बुरी नहीं है कि जो देश के लिए ख़राब हो या देश के लिए अच्छी हो। वो इस हिसाब से अपना व्यूज़ रख सकता है। इसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही जो उत्तरदाता है उससे आप इंटरव्यू कर सकते हैं। कि जैसे आप गए और आपको ये लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप सबके सामने कोई भी व्यक्ति क्या है अपने व्यूज़ नहीं रख सकता, तो आप इंडिविजुअल इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हो। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका इस टॉपिक पे क्या लेकर क्या सोचना है, और आप उसमें क्वेश्चन को पूछ सकते हो। जो सेकंड वाला है ग्रुप, इसमें क्या होता है कि आप एक ग्रुप का क्या करते हो, इंटरव्यू करते हो। कि जैसे अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक क्या है, कॉमन टॉपिक है, जिस पे ऐसा कोई सूचना हमको नहीं लेनी है कि जिससे किसी का जो वो है आपका क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेसी या किसी को जो निजता है उस पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठे, या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे हम इंडिविजुअल ना लें, अगर ग्रुप में भी अगर इंटरव्यू करें तो कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करते हो कि एक ग्रुप है, जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अभी एक टॉपिक क्या है, कॉमन टॉपिक है, इंटरव्यू, ठीक है ना। तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, अगर मैं इसमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछूं तो सामने वाला क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए। तो मैं इस टाइप का इंटरव्यू एक बड़े ग्रुप के साथ कंडक्ट करा सकता हूँ। उसके बाद है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। कि इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू को कंडक्ट स्वयं कराते हैं, कि आपको किसी एरिया की जानकारी लेनी है, कि सपोज़ आपको ये पता करना है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, किसी भी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो जानना चाहती है कि इस प्रोडक्ट को लेके जो सोसाइटी है उसमें लोगों का क्या ओपिनियन है, ठीक है ना। तो वो कंपनी क्या करेगी कि अपने कुछ जो रिसर्चर्स हैं, कंपनी के रिसर्चर्स हैं, उनको सोसाइटी फील्ड में भेजेगी और वो पता कराएगी कि लोगों का इस जो प्रोडक्ट है
वो इससे सेटिस्फाई है या नहीं है, उनका इस प्रोडक्ट को लेके क्या सोचना है, या वो क्या फीडबैक देते हैं। तो ये क्या होगा कि आपका जो कंपनीज़ हैं वो इसको क्या कराएगी, कंडक्ट कराएगी। तो उसमें क्या करेगी, रिसर्चर्स को भेजेगी डाटा लेने के लिए। जो आपका सेकंड वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर्स है, उसमें क्या होता है कि आपको कोई दूसरा करा रहा है, लेकिन जो रिसर्चर है वो खुद क्या कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, तो उसको कोई और क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है ना फील्ड में जाने के लिए। तो वो इस टाइप का आपका इंटरव्यू होता है। इसके बाद है आपका सोलिटरी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू लेते हो, तो इंटरव्यू लेने में कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि टॉपिक इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपने किसी का इंटरव्यू ले लिया तो वो इनफ है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसने बताई है। कि अगर सपोज़ आप किसी विलेज में जाते हो और विलेज में आप उनसे जो नेशन की पॉलिटिक्स है उसके बारे में आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसको अगर आपने गांव की राजनीति नहीं पता तो देश की राजनीति के बारे में कुछ बता नहीं पाएगा। तो आप उस पर नहीं पूछ पाओगे कि हाँ आप देश की राजनीति के बारे में क्या सोच रहे हो। तो आपको पहले इंटरव्यू में ये पता लग चुका है कि अब इस इंटरव्यू को आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उस टाइम आप क्या करते हो कि जो उत्तरदाता है सिर्फ उसका एक ही बार इंटरव्यू कंडक्ट कराते हो। उसके बाद जो आपका पैनल इंटरव्यू है, उसमें क्या होता है कि आप मैनी टाइम्स जो सेम उत्तरदाता है उससे क्वेश्चन करते हो टाइम टू टाइम, कि आपने उससे क्वेश्चन किए, थोड़ा आपने ब्रेक लिया, उसके बाद आप फिर उसी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसा कई बार क्या होता है कि टॉपिक्स आपके बहुत बड़े होते हैं, कि अगर सपोज़ कोई सब्जेक्ट का मास्टर है, कोई विशेषज्ञ है सब्जेक्ट का, तो अगर आपको उस सब्जेक्ट पर उससे इंटरव्यू लेना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक टॉपिक कई बार क्या होता है कि घंटों भर चल जाता है, तो आप जो पूछने गए होते हो एक्चुअल में उस पर बात हो ही नहीं पाती है, तो आप क्या करते हो उसको टुकड़ों में कंडक्ट करवाते हो। तो इसलिए आपको फिर पैनल इंटरव्यू का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपका पर्सनल। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जब आप जो सामने उत्तरदाता है उससे आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हो, कि आपने सामने चेयर रखी और आप सामने बैठे हो, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका फेस टू फेस इंटरव्यू। उसके बाद जो आपका है इम्पर्सनल इंटरव्यू, उसमें क्या होता है कि आपका जो आंसर देने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपसे काफ़ी दूर रहता है, ठीक है ना, आपको उसमें फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उस टाइप का आपका जो इंटरव्यू है वो कहलाता है इम्पर्सनल। आपने जैसे इसको कई बार सुना होगा कि आप कई बार क्या करते हो कि टेलीकॉम के थ्रू इंटरव्यू लेते हो, कि आप किसी एक कमरे में बैठो और कोई दूसरा कहीं दूर किसी दूसरे कमरे में बैठा, आप टीवी या इंटरव्यू कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े हुए हो, या आप कई बार टेलीफोन पर भी कन्वर्सेशन करते हो कि भाई आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, तो वो आपका आ जाएगा इम्पर्सनल इंटरव्यू में। इसके बाद है कंडीशंस फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। इसमें पहला है कि एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना, कि आपके उस तक पहुंच है या नहीं है। कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो और आपको इंटरव्यू करना है तो आपको ये देखना है कि आपने जिन लोगों से अपने आंसर्स कलेक्ट करने हैं, जिनसे डाटा कलेक्ट करना है, उन तक आपकी पहुंच हो पा रही है नहीं हो पा रही है। अगर आपको भी किसी सोशल इशू पे किसी से इंटरव्यू करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड सोशल वर्क से या किसी ऐसे सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिसका सोसाइटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपकी पहुँच क्या नहीं है, उस तक पर्याप्त नहीं है। तो आपको वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आपकी पहुँच फील्ड तक या जो इंटरव्यू देने वाले हैं उन तक सही में है या नहीं है। उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग, कि आपको क्या लगता है कि जैसे हमें लगता है कि हम पीएचडी कर रहे हैं या हमने कोई अच्छी डिग्री ले ली है तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, समझदार हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल लेवल पे जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो और आपकी जो डिग्री है और जो सामने वाला जवाब देने वाला है, अगर वो अंगूठा छाप निकला, अगर वो अशिक्षित निकला, तो आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करना भी क्या है, आपका काम है। कि आप अगर वो डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसका इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। आप उनके साथ बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में बात कर रहे हो कि बिल्कुल आप वहाँ धारणाएँ दे रहे हो, अवधारणाएँ दे रहे हो और सामने वाले को पता ही नहीं है कार्ल मार्क्स कौन है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, समझ पाएगा कि हाँ उससे पूछा क्या जा रहा है, उसको बताना क्या है। उसके बाद है मोटिवेशन, कि जब आपको इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू लेने के लिए क्या है, आपका सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप फील्ड में गए और आप फील्ड में जाते ही आपसे किसी ने बात कर ली और आपसे कोई व्यक्ति आया और वो पहले से परेशान है अपनी गरीबी से, वो खेती बाड़ी से, और आपसे उससे इंटरव्यू कर रहे हो कि आप बताएं कि इस बार फसल कैसे होगी, तो वो आपको गालियाँ ही देगा।
तो आपको उस चीज़ से बचना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार सामने वाला तो बिल्कुल ताव मार के लड़ने को तैयार हो गया, अब मैं इंटरव्यू कैसे करूं। तो आपको उस टाइम पेशेंस बना के रखना है और ख़ुद को मोटिवेट करना है कि नहीं, मेरा जो काम है मुझे वो करना है, बस मुझे रास्ते तलाश करना है कि मैं सामने वालों को किस तरीके से समझा पाऊँ कि एक्चुअल में मेरा काम है क्या। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ द इंटरव्यूअर, कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। ठीक है ना। पहला है, आप पॉइंट में बोल के निकल जाओ, ये सब लोग रिसर्च वाली चीज़ आ रही है। सर बस दो स्लाइड्स हैं उसके बाद ठीक। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है ना। टास्क, जो आपका मेन जो क्वालिटी है वो है टास्क, कि मतलब आपको किस काम के लिए चुना गया है ना। कि अगर आपको पता है कि आपको रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के लिए आपका जो फील्ड वर्क है, आपको उस फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करना है और आपको ऑथेंटिक डाटा देना है, जब तक आप इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं रहेंगे तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप उसके पीछे की मेहनत को, आप उसके वैल्यू को और आप उस काम को करने में जो पैसा खर्च हो रहा है, आप उसकी अहमियत नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, टास्क। ठीक। उसके बाद है ऑनेस्टी, कि आपको उस काम के प्रति ईमानदार रहना है ना। कि आपको ये नहीं कि आपको सरकार ने फंड कर दिया कि आप जाओ रिसर्च करो और आप जाके चक्राता में बैठ के, मसूरी में बैठ के पार्टी कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ईमानदार हैं उस चीज़ के प्रति। उसके बाद है इंटरेस्ट, कि आपने जोश में फील्ड तो सिलेक्ट कर लिया, आपने जोश में टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप एक्चुअल फील्ड में गए आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि आप उस सिचुएशन के लिए कभी तैयार थे ही नहीं। आपने जितनी भी सिचुएशन सोची सिर्फ एक बंद कमरे में बैठ के सोची, लेकिन जब आप फील्ड में जाओगे, एक्चुअल सिचुएशन का सामना करोगे, तो आपका जो इंटरेस्ट है कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ बना के रखनी है। उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी। ठीक है। कि जब आप फील्ड में जाओगे तो जैसा वहाँ का सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट होना है। आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, बातें करनी। जैसे आप जब ऑब्जर्वेशन करते हो, अवलोकन करते हो, और आप किसी ऐसे ट्रैवल एरिया में गए और ट्रैवल एरिया में जो उनके कल्चर्स हैं, अगर आप उनसे दूरी बना कर रखे हो और आप बिल्कुल अपना जीवन अलग बिता रहे हो, तो उनको भी लगेगा कि एक व्यक्ति आया तो है जो बाहर से है, लेकिन हमारे कल्चर से क्या नहीं कर पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को अडेप्ट करना पड़ेगा। एक सवाल है जी सर। जैसे आप सब लोग जो है PhD मतलब करने के लिए PhD कर रहे हैं ताकि जॉब मिल जाए, मैं यही समझता हूँ इस समय एक्सेप्शन। तो ऐसे में इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, कैसे हम उस इंटरेस्ट के साथ और एंजॉयबल मोड में जाएंगे और रिसर्च करेंगे। हमें तो लगता है पूरा प्रोसेस ही गलत है। तो आप हमें ये बताइए, जब जॉब लेने के लिए हमने PhD किसी ने कहा फॉर्म आ गया भर दो, ये नहीं तो वो सही, और ऐसे में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो सर? जहाँ तक हाँ, हम उस प्रोसेस को एंजॉयबल कैसे बनाएं? सर मुझे लगता है कि जो हमारा माइंडसेट है, जो सोसाइटी का माइंडसेट है, एक्चुअल में वो किसी भी जॉब को लेके, वो सिर्फ रिसर्च या PhD को लेके नहीं है, या फिर वो प्रोफेसर को लेके नहीं है कि हमने एक टैग दे दिया कि हम प्रोफेसर हैं तो लोगों को लगता है हम रिसर्च ही करेंगे। लेकिन अगर आप सोसाइटी में देखो तो कोई भी जॉब है, उसके पीछे का हर किसी का लास्ट मोटिव ये रहता है कि हमको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए। तो हमको सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो सिर्फ पैसे और के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम पैसा कमाना हो सकता है, लेकिन उसका फर्स्ट जो मेन काम है वो इलाज करना है। तो वो चीज़ हमको चेंज करनी पड़ेगी, वो बाय थ्रू एजुकेशन या स्कूल्स में या कॉलेज में वो चीज़ हो जाएगी। कैसे चेंज होगा ये, मतलब आप हमें ये बताइए ना कि वो कौन से प्रोसीजर हैं। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इनको कल होकर के जॉब मिलेगा, मैं मानता हूँ 90% लोग जॉब में चले जाएंगे जी, लेक्चरर बन जाएंगे। फिर अभी आपको मैं बताऊँ, कई स्टूडेंट ऐसे हैं 10-15 जिनकी ऑलरेडी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 साल 4 साल से, पैसे की कमी नहीं है, वो छुट्टी नहीं ले रहे हैं रिसर्च करने के लिए। जो रिसर्च करने आए हैं विथ सम एक्सेप्शन, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, उनमें से बहुत कम लोगों का, मतलब एज ए होल जब मैं देखता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं, मास लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये तो इंटरेस्ट इनका डेवलप होगा कैसे, कैसे एटीट्यूड आप चेंज करेंगे? जब आपको जॉब मिलेगा जी, आप रिसर्च कर पाओगे?
अगर आप 10+2 में लेक्चरर बन गए जी तो फिर कैसे होगा? सर डिपेंड क्योंकि कर हमारा कोर वैल्यू नहीं है ना वो, जी हम लोग तो डिराइव्ड वैल्यू पे चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे उस मोटिवेशन को क्रिएट करें, मेरा ये है। सर जिस मोटिवेशन की आप बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में जनरेट हो जाएगा, उसके लिए मतलब काफ़ी टाइम लगेगा कि जो हमारा आज का माइंड सेट है उसको भी काफ़ी टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने में। तो अगर हम आज शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि कुछ साल बाद वो माइंड सेट चेंज हो जाए, तो हमको कल के लिए आज काम करना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। यस ठीक है सर, थैंक यू बोल दीजिए एक बार। थैंक यू। ताली बजाइए थोड़ा, थोड़ा जम के ताली बजाइए। हो गया।